हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रुप्स एंड लेजर्स इन टैली, यानी कि टैली में कितने ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल बोलूँ तो यानी कि कौन कौन से लेजर्स हैं, मतलब जो भी लेजर्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स में जाएंगे, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग कौन से ग्रुप में होगी। अगर आपको ये पता है ना कि कौन जो जो भी लेजर्स हम क्रिएट करते हैं उनकी ग्रुपिंग कौन से ग्रुप में होती है ना, तो आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आपके लिए टैली बहुत ही इजी हो जाएगा और आप इसको इजीली कर सकते हो। स्ट्रीम कोई मैटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि पहले इसमें है क्या। सबसे पहले सीरियल नंबर है, नेम ऑफ ग्रुप्स है, फिर आलस नेम है, अंडर है और फिर लेजर्स नेम है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ ग्रुप्स, यानी कि टैली में कितने ग्रुप्स है। टैली में टोटल 28 ग्रुप्स है, जो कि मैंने टैली के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 28 ग्रुप्स हैं टैली में। अब इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके अंडर में होता है, प्राइमरी के अंडर में होता है, ठीक है। अब लेजर्स नेम में क्या आएगा, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स। अगर आप टैली में कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स का लेजर क्रिएट करते हैं तो उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, कैपिटल अकाउंट में की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लोन लायबिलिटी, ये ग्रुप का नेम है, यानी कि और ये जो लेजर्स है ना, इसकी ग्रुपिंग इस ग्रुप के अंदर में की जाती है, ठीक है। यानी कि टेकन लोन इन पर्सनल और बैंक, अगर आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर बैंक से लिया हो, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन से लिया हो या किसी बैंक से लिया हो, तो वो किसके अंदर आएगी, लोन लायबिलिटी के अंदर उसकी ग्रुपिंग की जाएगी, ठीक है। इसके बाद है तीसरी पॉइंट, क्या है इसमें, तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे है करंट लायबिलिटी की जो के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। इसके अंदर आते हैं जो भी आउटस्टैंडिंग्स होते हैं ना, जो भी जितने भी आउटस्टैंडिंग्स होंगे, है ना, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, तो वो क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, जो भी, या फिर जो भी पेबल है इन द करंट ईयर, जो भी करंट ईयर में पेबल होते हैं वो किस में आते हैं, करंट लायबिलिटी में उसकी ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट की ग्रुपिंग किस में की जाएगी, लाइक मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। फिक्स एसेट की ग्रुपिंग किस में की जाएगी, यहाँ पे एसेट यूज मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फिक्स एसेट क्या होती है। फिक्स एसेट आपको बेसिकली पता होगा, जिसको हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, यानी कि जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारे फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। तो जब भी आप इनका लेजर क्रिएट करते हैं टैली में, तो उसकी ग्रुपिंग कहाँ की जाएगी, फिक्स एसेट में। ये एसेट तो है, आई एक्सेप्टेड, ये एसेट है, लेकिन एसेट में भी सब ग्रुपिंग होती है, वो इसके अंदर किसके अंदर आएगा, एसेट के अंदर, ये फिक्स एसेट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आएगा, शेयर्स आएगा, या फिर जो भी आपने मनी इन्वेस्ट कर रखा है वो आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, फिक्स डिपॉजिट आएगा, आरडी, ये सारे किसके अंदर आती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ें अगर इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी ऐसा आप लेजर क्रिएट करते हैं टैली में जाके, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट का कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, तो उसकी ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर के लिए मतलब यूज़ करते हैं। बेसिकली वो सेल के पर्पज़ के लिए होता है ना, मोस्टली ऐसा होता है, बट जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ विद इन 1 ईयर मिलता है। लाइक अगर आपने एडवांस में कोई पेमेंट किया हो, है ना, एडवांस में हम कई बार बिल पे कर देते हैं या रेंट पे कर देते हैं, सैलरी पे कर देते हैं, तो वो हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस बन जाता है, जो कि हमारी एसेट होती है, ठीक है, और उसका बेनिफिट सिर्फ हमें विद इन 1 ईयर ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी, इन सब की अगर आप ग्रुपिंग, अगर आप इसकी लेजर्स बनाते हैं तो उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, करंट एसेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रांच डिवीज़न,
सॉरी, बार बार मैं एक्चुअली पूरा सेलेक्ट कर ले रही हूँ। ब्रांच डिवीज़न यानी कि कोई भी कंपनी का ब्रांच है तो वो किस में की जाएगी, ब्रांच या डिवीज़न में। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। इसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे कि पेटी एक्सपेंसेस हो गया, जो डेली बेसिस पे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं हम पेटी एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस में वो आते हैं जो छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना, जिसका हमें एग्जैक्ट हेड नहीं पता होता, मतलब मिसलेनियस होते हैं, वो मिले जुले खर्चे होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें कहाँ पे आएंगी, और इसमें मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर उसकी ग्रुपिंग की जाती है। उसके बाद है सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट में वो आता है जिसका हेड हमें पता नहीं होता, लाइक हमें किसी से पैसे रिसीव हुए, जैसे हम बैंक स्टेटमेंट करते हैं, हमें मोस्ट टाइम क्या होता है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं चलता कि किस पार्टी से पैसे रिसीव हुए। तो हम क्या करते हैं कि बैंक को डेबिट करते हैं और पार्टी को सस्पेंस में डाल देते हैं, मतलब पार्टी की जगह हम सस्पेंस डाल देते हैं, ताकि बाद में हम डिस्कस करके और किस पार्टी से कितना रिसीव हुआ है वो हम उस पार्टी के अकाउंट में डाल देंगे, है ना, उसके लेजर्स में डाल देंगे। लेकिन तब तक के लिए हम कहाँ डालते हैं, सस्पेंस में डालते हैं, क्योंकि हमें उसका हेड नहीं पता होता। तो अगर कोई भी अननोन अकाउंट है तो उसको उसकी ग्रुपिंग किस में करते हैं, हम सस्पेंस में कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये क्या है, लेजर्स है, इसकी ग्रुपिंग इन ग्रुप्स के अंदर में की जाती है। ये मैंने, अगर आपको देख रहा होगा, ये पहले लिखा है मैंने नेम ऑफ ग्रुप और नेम ऑफ लेजर्स। नेम ऑफ लेजर्स की ग्रुपिंग किस में की जाएगी, नेम ऑफ ग्रुप्स में, यानी कि जो ये लेजर्स के नाम लिखे हैं इनकी ग्रुपिंग की जाएगी इन ग्रुप्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, सेल्स। सेल्स अकाउंट, अगर आप कोई भी सेल का अगर लेजर क्रिएट करते हैं या सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट करते हैं, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो, उन सब का क्या होगा, उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, सेल अकाउंट में की जाएगी, ठीक है। उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। सेम अगर हम परचेज करते हैं, नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट। अगर आप परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं या परचेज रिटर्न का क्रिएट करते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस, ठीक है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, लेकिन अगर आप परचेज करते हैं या परचेज रिटर्न करते हैं और उसका लेजर टैली में क्रिएट करते हैं, तो उसकी ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, परचेज अकाउंट के अंदर। ट्रस्ट में अगर ये सारे ग्रुपिंग आपको पता है कि कौन से लेजर की ग्रुपिंग किस में की जाती है, तो ट्रस्ट में आपके लिए टैली इतना इजी हो जाएगा ना कि मैं भी नहीं कुछ कह सकती, लिटरली बता रही हूँ मैं, बहुत इजी हो जाएगा टैली, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डायरेक्ट इनकम, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम में कौन सी इनकम, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जो इनकम्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो क्या होती है, हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। तो वो सारे इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, डायरेक्ट इनकम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस पे रिलेटेड फॉर बिजनेस कंसर्न, यानी कि सेम चीज़ें हैं, अगर आपके बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो वो किस में, उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस में की जाएगी, ठीक है। इसके बाद है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वो होता है जो हमें रिसीव तो होता है वो इनकम, लेकिन वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, वो अलग भी हो सकता है बिजनेस से, ठीक है। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि हमारा वो मेन पर्पज़ नहीं है, मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस किसी और चीज़ का है, बस हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया तो हम उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेम जैसे इनडायरेक्ट इनकम होता है वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि आपने डिस्काउंट किसी को अलाउ कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्काउंट अलाउ करने का ही बिजनेस करते हैं, नहीं, वहाँ पे आपको पैसे जल्दी चाहिए थे, आपने डेटर से पैसे जल्दी रिसीव करने के लिए आपने क्या कर दिया, उसको कुछ डिस्काउंट्स दे दिए, तो वो आपके लिए एक तरह से लॉस है, एक तरह से एक्सपेंस है, ठीक है। तो उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो उसकी अगर आप डिस्काउंट अलाउड का अगर आप लेजर बनाते हैं तो उसकी ग्रुपिंग किस में की जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। कौन सा ग्रुप आता है इसके बाद, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना वो सारे किसके अंदर आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है, रिजर्व है सरप्लस के अंदर। और रिजर्व एंड सरप्लस अगर मैं बात करूँ, इस ग्रुप जो क्रिएट होता है, अगर आप जाकर देखोगे इस पर, तो ये कैपिटल के अंदर इसकी ग्रुपिंग हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारे, इन सब की ग्रुपिंग किसके अंदर होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट के अंडर होती है, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की ग्रुपिंग किस में होती है, किसके अंडर आता है, ये लोन लायबिलिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में लोन लायबिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें से एक क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। और बैंक ओवरड्राफ्ट के अंडर ये लेजर्स आ जाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक क्रेडिट कार्ड, तो अगर ये लेजर आप क्रिएट करते हैं तो उसकी ग्रुपिंग किस में करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट में। इसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। अब ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। अब देखते हैं पहले लेजर्स नेम कि इसके अंदर कौन से लेजर्स आते हैं। लोन टेकन विद सिक्योरिटी, अगर आप कोई सा भी लोन लेते हैं, ठीक है, अगर आपने सिक्योरिटी के थ्रू लिया है, इनकी सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपने उसके बदले में कुछ दिया है। कई बार क्या होता है कि हम कोई लोन लेते हैं तो बोलते हैं कि या तो अपनी प्रॉपर्टी का पेपर रखो या फिर कुछ ऐसा सिक्योरिटी रखो जिससे कि हमें ये रहे कि कल को आप भाग भी जाते हो तो हम क्या कर सकते हो, उसको बेच के कुछ तो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो सिक्योर लोन कहलाता है। जब आपके कुछ पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ उसके बदले कोई सामान रखते हो, ठीक है, तो वो सिक्योर लोन होता है। तो उस अगर कोई भी ऐसा लोन है जो सिक्योर है तो वो किसके अंदर आएगा, सिक्योर लोन के अंदर आएगा। उसकी ग्रुपिंग किसके अंदर होगी, सिक्योर लोन के अंदर होगी, ठीक है। और जो सिक्योर लोन किसका पार्ट होता है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है लोन लायबिलिटीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट है अनसिक्योर लोन। नेक्स्ट क्या है, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन सेम इसकी तरह, अगर आपने कोई भी ऐसा लोन लिया है बट उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है तो वो क्या कहलाएगा, अनसिक्योर लोन कहलाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको देखना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई क्लाइंट की एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि इस लोन के बदले में आपने क्या कोई सिक्योरिटी रखी है। अगर रखी है तो सिक्योर लोन में आ जाएगा, अगर नहीं रखा तो फिर अनसिक्योर लोन में उसको ग्रुपिंग की जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यानी कि जितने भी टैक्सेस होंगे, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, चाहे वो सैलरी टैक्स हो या फिर वो सर्विस टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, है ना। तो वो सारे ही क्या होंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएंगे। लाइक आप सैलरी टैक्स का हेड क्रिएट कर रहे हो या लाइक आप सर्विस का टैक्स क्रिएट कर रहे हो, जीएसटी का हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं, है ना। अब ये जो नेम ऑफ ग्रुप है यानी कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो है इस ये किसके अंदर आता है, ये करंट लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसका बेनिफिट हमें मतलब जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है। तो ऐसा नहीं, जैसे आप इनकम टैक्स ऐसा नहीं कि आप 4 साल बाद पे करते हैं, आपको हर साल पे करना होता है। तो ये क्या होता है, विद इन 1 ईयर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस किसके अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट है प्रोविज़न। जितने भी प्रोविज़न है ना, लाइक प्रोविज़न क्रिएटेड फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, जितने भी प्रोविज़न है उन सब की ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, प्रोविज़न के अंदर में, ठीक है। उन सब की ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, प्रोविज़न के अंदर में। और जो प्रोविज़न है वो ये किसके अंदर आता है, ये भी करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि जो भी प्रोविज़न होता है ना वो बेसिकली 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, जैसे होता है ना, डेट्स कई बार होते हैं कि डूब जाते हैं, कुछ लोग पैसे देते नहीं है, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। तो बेसिकली उसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि उसी सेम करंट ईयर के लिए वो प्रोविज़न बनाए जाते हैं। इसके बाद है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कौन से आएंगे, जिनसे हमने सामान उधार ख़रीदा है ना, यानी कि गुड्स टेकन और मनी पेड टू पर्सन, यानी कि हमने क्या किया, सामान उधार ख़रीदा है और जिसको हमने पैसे पे करने हैं, वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। हमें पता है वो लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी में भी किसके अंदर आते हैं, वो करंट लायबिलिटी में होते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। करंट लायबिलिटी में भी सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी किसके अंदर की जाएगी उनकी ग्रुपिंग की जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब इसके ना एक और नेम होते हैं कुछ, एक्चुअली मैंने बताया नहीं था, जैसे कि ऊपर है, अभी मैं इसको एक्चुअली बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया या फिर करंट एसेट, मतलब जैसे कि स्टॉक, जितने भी इन्वेंट्री या गुड्स हम बोलते हैं ना, स्टॉक जिसको मेंटेन कर, वो किसके अंदर आते हैं, स्टॉक इन हैंड के अंदर आते हैं, ठीक है। और स्टॉक इन हैंड किसके अंदर में आता है, करंट एसेट में, ठीक है। करंट एसेट अगर आप पढ़ोगे ना, करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे दिखाया जाता है स्टॉक इन हैंड, तो उसका एक स्टॉक इन हैंड भी है, ठीक है। अब स्टॉक इन हैंड के भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि पहले तो स्टॉक ही हो गया, या फिर जो भी करंट एसेट होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपॉजिट, यानी कि एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया या टेलीफोन, जैसे होता है ना, हम टेलीफोन वगैरह के लिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, तो वो हमारी किसके अंदर आएगा, डिपॉजिट्स के अंदर, वो भी एसेट वाली, ठीक है, एसेट वाली डिपॉजिट के अंदर आएगा।
और ये डिपॉजिट किसके अंदर आता है, ये आता है करंट एसेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस, ये एसेट की बात हो रही है। लोन एंड एडवांस, एक तो होता है कि आपने लोन लिया है तो वो लायबिलिटी हो जाएगी, लोन दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन दिया है तो वो क्या होगी, एसेट हो जाएगी। अब जैसे कि आपने किसी को लोन दिया है या फिर एडवांस में पेमेंट किया तो ऑब्वियसली वो क्या है, आपकी एसेट है। तो जो भी आपने एडवांस में पे किया या लोन दिया है तो उसकी ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, नेम ऑफ ग्रुप यानी कि लोन एंड एडवांस के अंदर की जाएगी। और ये किसके अंदर आता है, करंट एसेट के अंदर में आता है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हम सामान उधार सेल करते हैं, यानी कि जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। हमें पता होता है कि डेटर्स क्या एसेट है, लेकिन हम उनकी ग्रुपिंग कहाँ करते हैं, सन्ड्री डेटर्स में करते हैं, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स किसके अंदर में आता है, ये आता है करंट एसेट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के अंदर क्या आता है, कैश आता है, पेटी कैश आता है, ठीक है। तो जब भी आप कैश या पेटी कैश के लेजर्स क्रिएट करते हैं, ऑल्दो टैली में तो कैश का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो आप देखोगे तो वहाँ पे कैश इन हैंड के अंदर होता है, ठीक है। पेटी कैश का क्रिएट करना पड़ता है, तो पेटी कैश का जब भी आप क्रिएट करेंगे तो उसकी ग्रुपिंग कहाँ करेंगे, कैश इन हैंड में करेंगे। और कैश इन हैंड किसके अंडर में आता है, ये आता है करंट एसेट के अंदर में, मतलब ये करंट एसेट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट यानी कि जितने भी बैंक है ना, चाहे आप जो कई बार होता है कि हमारे एक क्लाइंट के दो तीन बैंक्स होते हैं, या हमारे खुद के ही होते हैं, तो अगर आप एंट्री करते हो तो वो जितने भी बैंक होंगे ना, चाहे ICICI बैंक हो या फिर SBI हो, एक्सिस बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जितने भी बैंक होंगे सबकी ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी, बैंक अकाउंट के अंदर की जाएगी, ठीक है। और बैंक किसके अंदर आता है, करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है। एक चीज़ और जो मैंने नहीं बताया था, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कैपिटल जो होता है वो प्राइमरी के अंदर आता है, ठीक है, यहाँ पे अंडर में बताया था। अब यहाँ पे ना अल्लाहस नेम का मतलब ये है, यहाँ पे आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ गलत, बट ये देख लेना, बस यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ये और भी तरीके से लिखे हुए आ सकते हैं, जैसे कि इनकम, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हुए, तो ये इस नाम से भी आता है, तो इस कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि डायरेक्ट इनकम की जगह इनकम डायरेक्ट लिखा हुआ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस इनडायरेक्ट। मतलब क्या है इसका, कि इस वाले नाम की जगह ये नेम भी हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इनकम की जगह इनकम डायरेक्ट लिखने का भी सेम मतलब है, तो इसके दो नाम हैं, एक ये है, एक ये वाला है, और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो मतलब ये पूरा उतारना है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारा कुछ आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आपको ये पता है ना कि ग्रुपिंग कहाँ कहाँ पे होती है, तो आपको कोई भी टैली पे काम करने से रोक नहीं सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप टैली में आराम से काम कर लोगे। So thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, so please like, share and subscribe my channel.